कैसे हो दोस्तों? क्या है ताजमहल का राज? और क्या ताजमहल पहले तेजू महाल था? और क्या छुपा है ताजमहल के उन 22 दरवाजों के पीछे? और कुछ लोगों का यह तक कहना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया। ताजमहल को बनवाया था राजा परमारी देव ने 18वीं सेंचुरी में। उसके बाद ताजमहल पास हुआ राजा मान सिंह को और शाहजहां ने ताजमहल को खरीदा उनके पोते जय सिंह से। एक और ऐसी पॉपुलर थ्योरी है दोस्तों कि ताज महल को बनाने वाले जो वर्कर थे शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए ताकि आगे चल के ऐसा कोई मॉन्यूमेंट ना बना सके। और दूसरी थ्योरी के हिसाब से शाहजहां ने वर्करों के हाथ कटवा दिए थे 17वीं सेंचुरी में 450 साल बाद। आखिर क्या रहस्य है ताजमहल का और उन 22 दरवाजों के पीछे क्या छुपा है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों थ्योरी सच हो। तो आइए समझते हैं इन थ्योरीज को गहराई से आज की इस वीडियो। दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। दोस्तों, ताजमहल की असली हिस्ट्री को पहले समझते हैं। शाहजहां और मुमताज। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में। इनका असली नाम था खुर्रम। शाहजहां जो ये रॉयल नाम है, इनको ये नाम बाद में ही दिया गया। शाहजहां का मतलब होता है द किंग ऑफ द वर्ल्ड। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी माता थी जगत गोसावी। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1593 में। इनका जो मुमताज महल नाम था, इनको ये नाम इनकी शादी के बाद ही दिया गया। इनका असली नाम था अर्जुन बानो बेगम। तो खुर्रम और मुमताज की एंगेजमेंट हुई 67 में और फाइनली जाकर 1612 में इनकी शादी हुई। शाहजहां की और भी 2 पत्नियां थी, लेकिन शाहजहां के मन में जो प्यार था वो सबसे ज़्यादा मुमताज के लिए था। यही रीज़न है कि उनको और भी नाम दिए गए। जैसे मलकाए जहां कहा जाता है कि उनका जो महल था उसे गोल्ड से डेकोरेट किया जाता। हिस्ट्रिकल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि मुमताज का ज़्यादा इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो शाहजहां जहाँ भी जाते थे मुमताज उनके साथ होती थी। तो शाहजहां का जब एक बच्चा हुआ उनकी बाकी बीवियों के साथ, लेकिन मुमताज के साथ शाहजहां के 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो मारे गए, ये आम बात है क्योंकि उस ज़माने में हेल्थ का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था उस ज़माने में। लेकिन अचानक से मुमताज़ की मौत हो जाती है जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही। ये बात है 17 जून 1631 की। कहा जाता है कि फॉर सब डेथ पोस्टमार्टम हैवरेज लॉस ऑफ। उनकी मौत के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए। वो पैरालाइज हो गए। अपनी ग्रीफ थे, कई दिनों कई हफ्तों तक रोते रहे और कहा जाता है कि वो 1 साल तक आइसोलेशन में चले गए थे मॉर्निंग करने। जब वो वापस आए तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर थकान दिख रही। इस्लामिक थायोलॉजी में माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ग्रेव होती है। आत्मा बाद में जजमेंट के पास जाती है, वहाँ डिसाइड होता है कि ये स्वर्ग में जाएगी या नरक। तो जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रिसेंट प्लेस माना जाता है। शाहजहां का ये मानना था कि मुमताज की जो ग्रेव है उसका फाइनल रेस्टिंग प्लेस वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला लिया, चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लहरी, उन्हें टाइटल दिया गया नादिर असर का। जो वाइट मार्बल पैनल पर कैलीग्राफी की गई है वो करी गई है अब्दुल हक किराजी के द्वारा। 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जास्पर को पंजाब से, जोडे और क्रिस्टल को चाइना से, टर्क बॉयस को ट्वीट से, सफायर को श्रीलंका से और कानील को अरबिया से। ताजमहल में ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मटेरियल है, वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आया है। टोटल में ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा। इसके कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में लगभग 20,000 लेबरों ने हर दिन इस पर काम किया इन 22 सालों तक। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सी काफ़ी लंबी है, लेकिन हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 2022 में हुई रिसेंट कंट्रोवर्सी। जब खबर में आया कि बीजेपी पॉलिटिक्स राजनीत सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी कि ताजमहल के 22 कमरों को खुलवा दिया जाए। ये चाहते थे कि ASI यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कम्युनिटी बनाए
जो इन 22 कमरों के पीछे जाकर देखे और ढूंढने की कोशिश करे कि कहीं हमारे हिंदू भगवानों की कोई मूर्तियाँ तो नहीं है। इस पेटिस में कहा गया कि ऐसे क्लेम किए जाते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था, तेजू महल नाम का, और कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर, लेकिन कोर्ट ने इस पेटिस को डिसमिस कर दिया। जजमेंट के बेंच ने कहा कि इस तरह की पेटिस फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि किस बेसिस पर ये पेटिस फाइल करी गई, क्या यहाँ पर लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन राइट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, अगर नहीं तो क्यों पेटिस फाइल करी। हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरिकल का काम है, उसके लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो करी जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि ये पेटिस फाइल खत्म होने के बाद ये राज राजी रह जाएगा, चिंता मत करिए, इसका राज जरूर बताऊंगा आगे की वीडियो में। ये ऐसा ही सोर्सेस ने बता दिया कि ये जो 22 रूम्स हैं एक्चुअली ये रूम्स नहीं है, एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए, और ये बंद दरवाजे ऐसे दरवाजे नहीं है कि जिन्हें सदियों से खोला ना गया। ये ऐसा ही स्टाफ कोटिंग हर हफ्ते जाकर इन कमरों की साफ सफाई करता रहता है। एक रिटायर ऑफिसर ने बताया कि यहाँ दीवारों पर कुछ नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनविजुअल चीज़ नहीं है। मुगलों के ज़माने में जो हुमायूं टेम्पल है दिल्ली में, उसमें भी बेसमेंट में अंडरग्राउंड कमरे बने हुए हैं। एक रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया कि इन कमरों को इसलिए बंद रखा जाता है क्योंकि इन कमरों में देखने के लिए या घूमने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको खोल के रखा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी और कुछ नहीं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरे वारदात को ख़त्म करने के लिए पिक्चर्स ही रिलीज कर दी, उन कमरों के अंदर की पिक्चर्स ही अपलोड कर दी, सबको दिखा दी कि देखो इन कमरों में ऐसा कुछ नहीं, इसमें रीस्टोर वर्क चल रहा है और इन कमरों का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये पिक्चर्स आपको ASI वेबसाइट पर लाइव देखने को मिल जाएगी। इन फोटोज़ को कोई भी देख सकता है उनकी वेबसाइट पर जाकर। इन फोटोज़ में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ASI का स्टाफ कितना ध्यान दे रहा है हमारे मॉन्यूमेंट को कैन शॉट करने के लिए। बिफोर और आफ्टर की आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों जो ये क्लेम किया गया, उससे पहले भी कई केस फाइल किए जा चुके हैं कोर्ट में। जैसे कि अप्रैल 2015 में एक सिमिलर सूट फाइल किया गया था कोर्ट में 4 यारों के द्वारा जो क्लेम करते थे कि ताजमहल एक्चुअली एक शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हिंदुओं को बरसप करने की इजाज़त दे दी जाए। लॉयर हरिशंकर ने कहा एक्चुअली राजा परमाई देव ने यह मंदिर बनवाया था तेजू महल के नाम से 1212 में। फिर मंदिर इनहेरिट किया गया राजा मान सिंह के द्वारा 17वीं सेंचुरी में। इसके बाद प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया राजा जय सिंह के द्वारा। तब शाहजहां ने 1632 में जय सिंह से ये ताजमहल ले लिया और शाहजहां की बीवी मुमताज़ के मरने के बाद इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया एक मेमोरिकल मुमताज़ के लिए। नवंबर 2015 में कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा ने लोकसभा में सरकार को बताया कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है इस चीज़ का कि ताजमहल एक हिंदू टेम्पल था। ASI का भी यही कहना था। 2017 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहा था कि ताजमहल एक टूम है ना कि कोई टेम्पल। इसके ऊपर हाल ही में एक मूवी भी बनी है ताज स्टोरी, उसमें दिखाया गया है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, तेजू महल है। तो अब सवाल उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा जय सिंह का वहाँ पर एक मंदिर था जो इनहेरिट किया गया और छीना गया शाहजहां के द्वारा। तेजू महल हुआ करता था एक शिव मंदिर। इसका तो बिल्कुल ही कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसके पीछे है दोस्तों एक इंसान का नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक, शॉर्ट में कहा जाए तो PNO। ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये तेजू महल का क्लेम उठाया। इंटरेस्टिंग, ये कोई हिस्टोरियंस नहीं थे, इन्हें हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़्यादा पसंद थी और लिखनी भी पसंद थी, लेकिन हिस्टोरियंस नहीं थे, ये अपनी मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे, रिवर्ड करते थे ये हिस्ट्री को। दोस्तों आमतौर पर हिस्टोरियन की मैथोलॉजी काफ़ी लंबी होती है, बहुत ही डियर होती है। एक हिस्टोरियन को पुराने अखबार से, पुरानी मैगजीन से और पेंटिंग और कोर्ट से सब कुछ पता करना होता है। उसके बाद उसके बाद सोचा समझा जाता है एक्चुअली उस समय पर क्या हुआ था। समझने के बाद इन्हें उसे अपने शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद इनके वर्डिंग को पेयर रिव्यू
किया जाता है और हिस्टोरियंस के द्वारा कि कितनी सच्चाई है हिस्टोरियंस के लिखे हुए में। पीएनओक की मैथोलॉजी बहुत अलग थी। उनकी मैथोलॉजी थी कि भाई वाटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के शब्द वाटिका से काफ़ी मिलता जुलता है, तो हो सकता है वाटिकन नाम से कोई सिटी हो। किसी टाइम पर यह एक हिंदू टेम्पल होगी, हो क्या सकता है, मैं लिख देता हूँ, ऐसा ही था। वेडमिनिस्ट्री एडी एक हिंदू टेम्पल था। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्त, पीएनओक ने यही सब चीज़ें लिखी थी अपनी टेम्पलेट्स में। अगर यह सुनने में आपको अजीबोगरीब लग रहा है तो ऐसी ही और भी चीज़ें लिखी थी पीएनओक ने। उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उनका कहना था कि ये क्रिश्चियनिटी एक क्रिश्चियन नीति थी। उसके हिसाब से यूसुफ इंडिया आए थे जब वो एक्चुअली 13 से और 30 साल के बीच में, और क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे। तो जो पूरा क्रिश्चियनिटी धर्म है वो पूरा का पूरा हिंदुइज्म से एक्सपायर्ड है। इतना ही नहीं, इन्होंने तो यह तक कहा था कि इस्लाम और बुद्धिज्म धार्मिक हिंदुइज्म से निकल कर आए। अब आप पूछोगे कैसे, उन्होंने कहा अमराम सुनने में ब्रह्मा जैसा लगता है, अमराम की बीवी सारा सरस्वती होंगी, मोसेस महेश यानी शिव, यानी एक्चुअली पूरी दुनिया पर जो राज किया जा रहा था वो किया जा रहा था हिंदू एम्पायर के द्वारा। ताजमहल के टॉपिक पर वापिस आए। पहले पीएनओक थे जिन्होंने ताजमहल के ऊपर अपनी ये थ्योरी बनाई। उनके हिसाब से कोई भी मॉन्यूमेंट बनाया ही नहीं मुगलों ने। साल 1989 में उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका टाइटल था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अपने ही पैम्पलेट के बेस पर कोर्ट में एक पिन फाइल करी साल 2000 में, यह कहते हुए कि अब हमें सच जानना होगा। इन्होंने यह भी कहा कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से ये हवेली ली थी। इन्होंने एक लाइन असली हिस्ट्री से निकाली और बाकी की लाइन अपने इमेजिन से क्रिएट कर दी। सच बताऊं तो पीएनओक एक सुपरहिट हिस्टोरिकल बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी प्रैक्टिस को डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि मिसकंसेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इनका मजाक भी बनाया, यह कहते हुए कि ऐसा लगता है किसी मधुमक्खी ने इनको काट लिया। पता नहीं क्यों टीवी शो वाले बार बार इस क्लेम को उठाते हैं, जबकि सारी सच्चाई बार बार दोहराई जा चुकी है। एक और बहुत ही फेमस क्लेम उठाया जाता है शाहजहां के ऊपर कि शाहजहां ने अपने लेबरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनने के बाद, ताकि ताजमहल जैसा आगे चल के कोई मॉन्यूमेंट ना बना पाए। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 2021 में इस क्लेम को रिप्लेट किया था, ये कहते हुए में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। इस क्लेम को अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपके मन में भी सवाल उठेगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 20,000 वर्कर जिन्होंने ताजमहल को बनाने में काम किया, क्या उन 20,000 वर्करों के हाथ एक साथ काट दिए गए? अगर नहीं तो क्या एक एक करके सबको बुलाया गया कि आओ नेक्स्ट बारी आपकी है, आपके हाथ कटेंगे? सबको खड़ा कर दिया एक लाइन में। एक दिन में तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि 20,000 वर्करों के हाथ काट दें। अगर नहीं तो क्या ऐसे कि आओ आपके हाथ आज कटेंगे और वो वाला वर्कर उसके हाथ कल कटेंगे? अगर ऐसा होता तो क्या कोई मजदूर खड़ा रहता अपने हाथ कटवाने के लिए? अगर ऐसा होता तो वो हाथ कटवाने के लिए रुके नहीं रहते, वो भाग जाते। अब ऑफिशियली हिस्टोरिकल देखा जाए तो इस चीज़ का जीरो एविडेंस है कि ये चीज़ सच में थी। अगर ये चीज़ सच होती तो हमें कहीं ना कहीं हड्डियों के टुकड़े तो जरूर मिलते, कहीं ना कहीं किसी किताब में तो मेंशन होता। कई टूरिस्ट आए थे फ्रांस से उस समय पर घूमने के लिए, वो अपनी किताबें भी लिखते थे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में तो हमें लिखा हुआ मिलता। लेकिन इन फैक्ट कुछ भी मेंशन नहीं है। जो एविडेंस है हमारे पास वो बिल्कुल उल्टे हैं इस चीज़ के। शाहजहां ने एक बड़ी सेटलमेंट बनाई ताजगंज करके, जो कि आज तक एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली में हुआ क्या था, ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां के जो मजदूर थे उन्होंने पूरा का पूरा एक नया एम्पायर बनाया, एक नया शहर बनाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद यानी दिल्ली। शाहजहां ने अपने वर्करों के हाथ नहीं कटवाए थे, उनका आदर और सम्मान किया। उसके बाद भारत में ऐसे काफ़ी मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। अगर उस समय पर शाहजहां ने उन वर्करों के हाथ कटवा दिए होते
तो जो मॉन्यूमेंट आप देखते हो, इतनी ऊंची ऊंची इमारत आप देखते हो, वो इतनी ऊंची इमारत कैसे बन जाती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।